गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने TIR पढ़ा था। आज अपन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है मिराज। मिराज को बोलते हैं मरीचिका, और हिंदी में कभी कभार आपने नाम सुना होगा मृग मरीचिका। क्या होती है? गर्म प्रदेशों में आपको कभी दूर स्थित जगहों पर एक जलाशय के जैसे सदृश कुछ ऐसी फिनोमिना दिखाई देता है। मतलब आप जब ट्रेवल कर रहे हो गाड़ी लेके और गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी दूरी पर आपको एक पानी जैसा आभास होता है। ये जो पानी जैसा आभास होना, जो जलाशय जैसे जो आपको सदृश जो दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं मरीचिका। ये किसके कारण होता है? इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका कॉजेज होने का रीजन वही डेजर्ट में आपको हॉट जो एयर आती है उसके कारण ऐसा वाटर जैसा एक रिफ्लेक्शन दूर दिखाई देता है। और रीजन क्या है? रीजन है TIR। तो अपन अभी देखते हैं कि ये होता क्यों है, तो उसको पढ़ने का तो उसको कारण समझते हैं मरीचिका क्यों होता है। तो आपने YouTube पे ऐसे कुछ वीडियो लेक्चर देखे होंगे जिसमें कोई ट्रीज होता है और उसका जस्ट उल्टा इन्वर्टेड इमेज दिखाई देता है। और यहां पर लेट्स सपोज ये ह्यूमन आई है और ये कुछ ऐसा शेप में लाइन दिखाई देती है। उस लाइन को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन ऐसी ही क्यों होती है, यही क्यों सिखाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जो लाइन का यहां से जो इन्वर्ट होना, मुड़ना, और जब पीछे की तरफ इसको जब मिलाते हैं तो अपने को ऐसा एहसास होता है कि हाँ, इसकी जो इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज पीछे की तरफ उल्टी दिखाई देती है, वहां पे जलाशय जैसी स्थिति महसूस होती है। तो इसका कारण समझते हैं। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये पैराबोला पाथ है और मान लेते हैं कि यहां से ये जो परत है वो हवा की कुछ लेयर्स है। ये अर्थ है। अर्थ के पास वाली जितनी भी परतें होगी वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, और ज्यादा ज्यादा ऊपर पहुंचते हैं वो परतें होती है ठंडी। और अपने को पता है जो गर्म चीज है उसका वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ज्यादा। और आपने ऐसा पढ़ा होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। जिसका आयतन ज्यादा उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। तो यहां पे डेंसिटी कम होती है जो हवा है, और ऊपर में डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है ज्यादा। और जिसकी डेंसिटी कम, मतलब वो कैसा ट्रीट करेगा? वो ट्रीट करेगा विरल माध्यम की तरह। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ट्रीट करेगा सघन माध्यम की तरह। अब लाइट रेज कहां से आ रही है? पेड़ से। मतलब कहां से आ रही है? सघन माध्यम से। सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम की ओर आती है। तो हर बार क्या होता है? हर बार वो अपने पथ से टकरा के दूर चली जाती है। तो मान लो कि यहां से ये जो लाइट रेज आई, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन यहां से दूर मुड़ गई। फिर जानी चाहिए थी सीधी और दूर मुड़ गई। फिर जानी चाहिए थी सीधी, फिर दूर मुड़ गई। तो ये जो हर बार उसका इन्वर्ट होना, मुड़ना, और आके आई पर ये रेज स्ट्राइक हुई, इसको अपने पीछे मिलाया तो इस ट्री की जस्ट इन्वर्टेड इमेज दिखाई दी। अब ये कर्व ऐसा क्यों बनता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। किससे? स्नेल के नियम से। ये तो हो गया थ्योरी पार्ट जो RBSc की बुक में लिखा हुआ है। अब अपन यही पाथ, पैराबोला पाथ क्या होता है उसको देखते हैं।
आपने स्नेल के नियम में पढ़ा होगा। स्नेल का नियम क्या बोलता है कि जो रेज इंसिडेंट हुई, ये एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप स्नेल का नियम जब अप्लाई करते हो तो क्या अप्लाई करते हो, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहां पे अपन बात करते हैं, यदि ये यहां से टकरा कर उसी मीडियम में लौट जाए और यहां पे मैं स्पर्श रेखा खींच लूं टेंजेंट, और इसको यदि इस बिंदु से मिला दूं, क्योंकि कर्व की सरफेस में जो टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो, ये जो रेडियस की तरफ बिहेवियर करेगी तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। पर आपने TIR के केस में पढ़ा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब टकराने वाली रेज दोनों सतह के पैरेलल चली जाए तो वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल कर दो तो रेज पुनः उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि यहाँ एंगल 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थीटा 90, इसकी वैल्यू 1, तो ये वैल्यू है अपनी कांस्टेंट। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहां से, तो इसके ऊपर यदि मैं वही स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये एंगल 90 से कम प्राप्त हो रहा है। 90 से वैल्यू कम प्राप्त हो रही है, मतलब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है। जो ऊपर जाऊंगा और टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल इससे भी और कम होगा। हर बार क्या एंगल की वैल्यू डिक्रीज मिल रही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि मुझे कांस्टेंट रखना है और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो म्यू की वैल्यू हर बार क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो हर बार ऊपर वाली जितनी भी लेयर है यहाँ म्यू बढ़ेगा, उससे भी ज्यादा ऊपर जाओगे तो म्यू बढ़ेगा, उससे भी ज्यादा ऊपर जाओगे तो म्यू बढ़ेगा। मतलब ये जो ऊपर वाली रेज कैसी ट्रीट करिए सघन माध्यम की। पर आपने TIR में पढ़ा होगा जो रेज जाती है वो सघन माध्यम से जाती है और सरफेस पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में रेज जाती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो ये वो रीजन है, इस तरह का जो पैराबोलिक जो अपवाद जो देखते हो यही कारण है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक लेते हैं हीरे का चमकना। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। जो अपनी RBSc की बुक में हीरे का चमकना जो दिया गया है वो इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर मैंने एक एग्जांपल करवाया था कि यदि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 2.42 हो, म्यू कितना होता है 2.42 हो, तो इसके लिए अपने को क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था। और ये क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेशन अपने आया था 24.4। तो हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और जब लाइट रेज हीरे के अंदर स्ट्राइक होती है और उसको अपने को चमकाना है, चमकाना मतलब जो रेज आई उसको अंदर ही रखना है और उसको बाहर नहीं निकलने देना, उसी माध्यम में अंदर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसी मीडियम में रेज को रखना, मतलब TIR करना पड़ेगा। तो रेज आई टकरा के उसी हीरे के अंदर वो पूरी की पूरी प्रकाश घूमता रहेगा बार बार। मतलब लेट सपोज ये कोई डायमंड है, यहां से लाइट रेज स्ट्राइक हुई, टकराई, यहां से 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 टकराई, उसके बाद बाहर चलेगी। तो बार बार लाइट रेज का अंदर ही रहना, तो ये बार बार चमकेगा। क्यों चमकता है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बहुत ज्यादा होता है और इसको इस प्रकार घिसा जाता है, इसकी फेसेज, इसकी फलकों को इस प्रकार घिसा जाता है कि लाइट रे जो स्ट्राइक होगी वो उसी के अंदर ही रहे, घूमती रहे, और इसी कारण ये
चमकता रहता है। कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अपन तीसरा केस पढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो ये केस है ये भी TIR के बेस्ड भी है। तो देखिए, आपने देखा होगा जितने भी ये सिग्नल्स जो अपन भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह और बहुत ज्यादा दूरी पर, ये 2G 3G 4G, तो ये जो सिग्नल जाते हैं, ये जो सिग्नल जितने भी भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। बिकॉज ऑफ लंबी दूरी तक आपको यदि सिग्नल भेजने होते हैं तो लंबी दूरी तक सिग्नल सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक पाथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा विदाउट लॉसिंग ऑफ सिग्नल्स, जो सिग्नल की तीव्रता में लॉस नहीं करना है और बहुत ज्यादा दूरी तक आपको सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक मीडियम चाहिए, एक रास्ता सेलेक्ट करना है। तो वो जो मीडियम, एक ऐसा पथ जो सेलेक्ट करोगे, वो जो पथ होगा वो होगा ऑप्टिकल फाइबर। जो केबल्स होती है, यहां से आप क्या करोगे, लाइट रेज जो सिग्नल्स होंगे उसको आप यहां से स्ट्राइक करोगे और ये अंदर TIR होता रहेगा। यदि लाइट रेज यहां से बाहर निकल जाएगी तो ये TIR नहीं है, आपको अंदर ही अंदर स्ट्राइक कराना है लाइट को और दूर सिग्नल को विदाउट तीव्रता लॉसेस पे बाहर भेजना है। और यहां पे जो इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। जो एक्सटर्नल ये जो वॉल है, ये जो ऊपर जो, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे? क्लैडिंग से, म्यू ऑफ क्लैडिंग। और ये जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एक कांच का जो मटेरियल होता है, जो RBSA की बुक में लिखा हुआ है वो है क्वार्ट्ज। अब इसमें जितना RBSA की बुक के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है वो अपन पहले कवर करते हैं, उसके बाद इसका मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल वो अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो RBSA की बुक के अकॉर्डिंग जो उसकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी में इतना लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल जो फाइबर है सिग्नल्स को बहुत ज्यादा दूरी तक बिना किसी लॉस, बिना किसी हानि के दूर तक भेजने के लिए जिस उपयोग में लाते हैं, ये कांच की एक मटेरियल से बनाए जाते हैं। जो मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, इसके दो पार्ट है। इंटरनल जो भाग है उसको कोर बोलते हैं, बाहरी जो आवरण होता है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। जब प्रकाश यहां से स्ट्राइक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये जो सिग्नल होते हैं बिना किसी हानि के बहुत ज्यादा दूरी तक भेजने के लिए काम में आते हैं। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है वो क्लैडिंग से ज्यादा होता है। इसी कारण ये जो मीडियम होगा वो सघन माध्यम की तरह ट्रीट करेगा और ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम की तरह ट्रीट करेगा। और आपने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और पुनः यदि उसी माध्यम में लौट आई तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये लाइट आती रहेगी। ये तो थी RBSA के बुक के अंदर का थ्योरी पार्ट। अब अपन बात करते हैं इसका जो ये एंगल है, इस एक्सेप्टेंस एंगल को अपन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये RBSA की बुक का पार्ट नहीं है, इसको अपन निकालते हैं। ये एंगल कितना होना चाहिए कि ये रेज यहां से सीधी की सीधी TIR हो जाए और अंदर के अंदर निकलती रहे बाहर दूर स्थित सिग्नल पर। ये जो पार्ट है ये RBSA का पार्ट नहीं है, बट अच्छे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन फाइंड करें यार, ये जो एंगल है ये एक्सेप्टेंस एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम कि ये रेज अंदर के अंदर TIR हो जाए। उससे यदि कम करूं तो TIR नहीं होगा, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल को अपन फाइंड करेंगे। इस एंगल को आई को कितने एंगल पे मैं स्ट्राइक करूं, कि मैं मान लेता हूं, पहले इस डायग्राम को बता लेता हूं कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और किसी एंगल I पे ये रेज स्ट्राइक हुई
और ये बाहर वाला जो आवरण होता है जिसको परिधान बोलते हैं हिंदी में और बोलते हैं क्लैडिंग बोलते हैं, अंदर है वो कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ पे μ2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 से ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये सघन माध्यम की तरह ट्रीट करेगा, ये विरल माध्यम की तरह ट्रीट करेगा, तभी तो यहाँ पे TIR होगा। तो यहां से कोई रेज आई किसी इंसिडेंस एंगल I पे, जब ये विरल था और ये सघन था, जानी चाहिए थी ऐसे सीधे अभिलंब की ओर झुक गई, यहां से थोड़ी सी नीचे झुक गई। उसके बाद ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है, μ1 क्लैडिंग का है। यदि मुझे TIR करना है तो ये वाली रेज इन दोनों कोर और क्लैडिंग की सतह के समानांतर चली जाएगी और R हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में मुझे स्नेल का नियम लगाना है। तो इन दोनों के बीच में स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, μ1 sin थीटा इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, या फिर μ3 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो इन दोनों के बीच में स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम लगाते हैं, μ3 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यहां से sin R की वैल्यू क्या मिलेगी, sin R की वैल्यू मिलेगी मुझे sin R इज इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 को बटे में ले आओ इंटू sin I। एक वैल्यू तो मुझे यहां से ये मिल गई। ठीक है, अपने जो RBC में एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, वो भी मैं करवा के बताऊंगा। अब आगे देखते हैं, यदि ये रिफ्लेक्टेड एंगल R है, ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल 90 होगा। और यहां से अपने को पता है अभिलंब के साथ ये जो एंगल बनेगा ये इसके लिए इंसिडेंस एंगल होगा। इस एंगल को मैं मान लेता हूं I डैश। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, यहां से रेज इसके पैरेलल निकल गई। इन दोनों बीच में अपन लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाते हैं यहां पे, तो यहां इन दोनों सरफेस के बीच में स्नेल का नियम लगा हुआ। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, μ1 मतलब μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin I डैश। तो μ2 sin I डैश इज इक्वल टू μ1 sin 90। तो इन दोनों के बीच में लगाते हैं अपना स्नेल का नियम। तो μ2 sin I डैश इज इक्वल टू μ1 sin 90। तो यहां से sin I डैश मिल जाएगा अपने को μ1 अपॉन μ2 और sin 90 की वैल्यू 1। अब देखिए I डैश तो अपने को नहीं पता, अपने को यहाँ पे अपने sin R, तो R के टर्म्स में यदि वैल्यू लाएं तो इस I डैश को क्या लिख सकते हो, I डैश को लिख सकते हो ये देखो 90 और ये R। तो एंगल जो है इनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 प्लस R प्लस I डैश इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से I डैश हो जाएगा 90 माइनस R। तो यहां से मैं I डैश को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस R इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो यहां लिख लेता हूं, चूंकि जो I डैश है वो 90 माइनस R है, तो यहां पे ये वैल्यू लिखूं तो sin 90 माइनस R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, और sin 90 माने थीटा होता है cos थीटा, तो cos R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपके माइंड में बात आ जाएगी। अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपने R के रेस्पेक्ट में दोनों वैल्यू आ चुकी है। अपन यहाँ पे T रेशियो वाला एक फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मैं जोड़ रहा हूं, चूंकि sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर R प्लस cos स्क्वायर R इज इक्वल टू क्या होता है 1। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से इसकी जगह, तो sin स्क्वायर R की वैल्यू क्या है, μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर I प्लस cos स्क्वायर R की वैल्यू क्या है, μ1 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से पहले इसको उस साइड भेजते हैं। तो देखो μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल स्क्वायर
साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर, यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा म्यू 2 का होल स्क्वायर, म्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, पूरे के बट्टे में ये वाली वैल्यू म्यू 3 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। तो म्यू 3 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी अपॉन में म्यू 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी अपॉन में म्यू 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, म्यू ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो साइन आई मिल जाएगा, साइन आई मिल जाएगा अंडर ऑफ म्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 3 का होल स्क्वायर। ये अपने को फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला था, हेडिंग क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब ये आई की अधिकतम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम रखूं या आई से भी अधिक रखूं तो क्या होगा। तो मान लो कि ये एंगल, पर्टिकुलर एंगल माने कि 30 डिग्री है, मैं मान लेता हूं वैल्यू पुट करने पर 30 डिग्री आ रहा है, तो ये आई की वैल्यू क्या है 30। तब ये आई 30 है और ये आई 30 है, देखो झुक रहा है, तो ये वैल्यू 30 है, 30 से कम आएगी, ये वैल्यू 30 से कम आएगी, मान लो कि 25 आई और ये 90 है, तो ये वैल्यू आई डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई डैश की वैल्यू बढ़ेगी। और ये आई डैश क्या है, क्रिटिकल एंगल, ये आई डैश मान लो कि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है और ये रेज कैसी की पैरेलल। अब यदि मैं 30 से इसको ज्यादा लूं, मैंने क्या बोला, एक्सेप्टेंस एंगल को 30 से थोड़ा सा ज्यादा लूं, ये ज्यादा लूंगा तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, कम, और आई डैश की वैल्यू कम होगी तो ये रेज दूसरे वाले मीडियम में चली जाएगी, तो टी आई आर नहीं होगा। यदि मैं इसकी वैल्यू कम कर दूं, आई की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दूं, आई की वैल्यू कम करूंगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम, आर की वैल्यू कम करूं, कम होने से आई डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई डैश की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी आई डैश की वैल्यू, उस वाले केस में रेज पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी, तो क्या हो जाएगा टी आई आर ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो मैक्सिमम एंगल ये होना चाहिए, उससे तो कम मुझे रखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास की कोई स्लैब है और यहां से कोई रेज 53 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक हो रही है। इसका एक्चुअल पाथ सीधा होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाला रेयर मतलब एयर है विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये सीधी होनी चाहिए थी लेकिन इसकी ओर झुक जाएगी और ये रेज इस प्रकार स्ट्राइक हुई। उसके बाद वापस टीआईआर की घटना हो रही है और ऐसे मुड़ रही है। बाहर एयर है, इस तरफ भी एयर है, और यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है कि इसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए कि अंदर टीआईआर हो जाए। तो अपन इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, यहां से इंसिडेंस रेज स्ट्राइक 53 डिग्री दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है कोर का, और क्लैडिंग में भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अपन ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू होता है म्यू 2 का होल स्क्वायर, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस बाहर वाले मीडियम एयर का होल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो इंसिडेंस जहां से स्ट्राइक हुई थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था किसका, कोर का, ये क्लैडिंग का, ये बाहर एयर का, जो जहां से रेज आ रही है उसका होल स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन स्क्वायर आई की जगह था 53 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 2, तो मुझे निकालना है इसका, तो म्यू ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस म्यू 1
यहाँ पे भी एयर है क्लैडिंग में, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन बाहर भी क्या एयर, तो यहाँ भी होगा 1। तो सॉल्व करते हैं, तो अपॉन में 1, इसका तो कोई सेंस रहा नहीं। साइन 53 डिग्री, तो इसकी पहले वैल्यू बता देता हूँ, आपने देखी होगी, ये तो अपन देख लेते हैं, अपन 11th के लेक्चर में इसको मैं बताता हूँ। तो साइन 50 डिग्री, एक ट्रायंगल ले लीजिए 5, 3 और 4 का। यदि ये 5 है, जो विकर्ण अपना 5 है, और यदि ये एंगल मेरा 53 है, तो 5 दे दो इसको, 3 दे दो इसको, तो ये होगा 53। ये विकर्ण 5 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला रिमेनिंग रहेगा, वो भुजा हो जाएगी 4। तो यहां से 53 डिग्री की वैल्यू क्या मिली, 53 डिग्री की वैल्यू मिली। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितनी है 4, कर्ण कितना है 5। ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे साइन 53 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर देते हैं, तो 16/25 इज इक्वल टू μ2 का होल स्क्वायर, इसको क्या मतलब इधर ये हो गया प्लस का 1। तो यहां से μ2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 16 41 डिवाइड बाई 25। तो यहां से μ2 हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 25 का रूट। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना तो होना ही चाहिए इस मीडियम का, ताकि ये TIR हो जाए। बुक का एग्जांपल है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 दे रखा है, जो बाहर जो परिधान है क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 दे रखा है। आपको आपतन कोण थीटा का मान ज्ञात करना है, जिससे इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए ये जो एंगल थीटा है, इसका मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये जो थीटा है, इसका मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ सी। पर अपन यहाँ पे इन दोनों में स्नेल का रूल लगाते हैं, तो स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो यहां से ये रेज आई और पुनः उसी मीडियम आ गई, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, इस वाले मीडियम के लिए और इस वाले मीडियम के लिए स्नेल का रूल लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, इस अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका एंगल। तो देख लो, म्यू ऑफ कोर इनटू साइन आई, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ आउटसाइड वाला, तो आउटसाइड वाला क्लैडिंग का 1.31 इनटू साइन आर। कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, अपने को क्या निकालना था, वो इंसिडेंस एंगल निकालना था। तो देखिए यहां से साइन आई की वैल्यू निकालनी है, तो साइन आई क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंस एंगल है, जो अपना ये थीटा ये आई है, तो यहां से साइन आई हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ क्लैडिंग अपॉन म्यू ऑफ कोर इनटू साइन आर। तो यहां से साइन आई मिल जाएगा अपने को। म्यू ऑफ क्लैडिंग की वैल्यू क्या है, म्यू ऑफ क्लैडिंग की वैल्यू, और यदि यहाँ पे TIR की घटना हो जाए तो मैं साइन आर को क्या मान सकता हूँ, साइन आर को मान सकता हूँ 90, और मुझे उससे अधिक वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं एक बार तो 90 वाला केस लेके चल रहा हूँ, तो ये इसके पैरेलल जा रही, तो साइन आर की वैल्यू ये जो हो जाएगी ये 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से म्यू ऑफ क्लैडिंग की वैल्यू कितनी है, म्यू ऑफ क्लैडिंग की वैल्यू 1.31 अपॉन म्यू ऑफ कोर की वैल्यू 1.47 इनटू 1। तो यहाँ से आई हो जाएगा साइन इनवर्स 1.31 अपॉन 1.47, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगी मुझे साइन इनवर्स 0.88। तो इसका जो इंसिडेंस एंगल कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 0.88। खत्म।